आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 14 पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 13 पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 20 तारीख है। इतिहास का हम लोग 5 क्वेश्चन को हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं अर्थशास्त्र में इंडिका, मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो चाणक्य ने। किसने? चाणक्य। कब किए थे? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। उसके बाद से चाणक्य किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका की रचना किसने की है? मेगास्थनीज। किसने? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज कौन थे? तो यह एक यूनानी राजदूत या फिर कह सकते हैं आप यात्री थे। ठीक है, यात्री थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन? विशाख दत्त। आज हम लोग अभी देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति। जो प्रयाग प्रशस्ति है इसका जो लेखक है वो हरिसेन है। कौन है? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में लिखा गया है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अर्थशास्त्र से हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो वैसे प्रयाग प्रशस्ति से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और गुप्त वंश के किस राजा के बारे में? तो प्रयाग प्रशस्ति से जो हमको समुद्रगुप्त के बारे में, किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, तो ये जो है वो पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसका बताइए प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो हरिसेन। किसने किया था? हरिसेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरिसेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? यानी प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा है? हरिसेन। किसने लिखा है? हरिसेन। तो इसमें हमको किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के बारे में। किस वंश के बारे में? गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि किसकी उपलब्धि है, तब क्या कहिएगा? समुद्रगुप्त। किसकी उपलब्धि है? समुद्रगुप्त की उपलब्धि है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में चीनी यात्री कौन आया था? यानी चीनी यात्री कहने का मतलब चीन के यात्री कौन आया था? तो फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान। फाहियान या हाहियान या फिर फासियान। ठीक है, फासियान ये भी दे सकता है। ठीक है, तो ये जो आया था वो 5वीं शताब्दी में आया था। किस शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। और किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। या फिर इन्हीं का नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। ठीक है, तो बताइए गुप्त काल में चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाहियान आया था। ये जो था ना, ये वैसे बौद्ध धर्म को मानने वाला था। कौन सा? बौद्ध धर्म को। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन। ठीक है, तो आज इसका हम लोग जनरेट खत्म करते हैं, बढ़िया से इसको समझिएगा। ठीक है, तो मौर्यकालीन। तो मौर्यकालीन कहने का अर्थ है मौर्य काल में। ठीक है, मौर्यकालीन यानी मौर्य काल में। टकसाल, तो सबसे पहले एक आप चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये टकसाल क्या है?
ठीक है। ये टकसाल क्या है? टकसाल, तो टकसाल क्या होता है? तो आप ऐसे समझिए, टकसाल जो है वो सिक्के सिक्के ढालने का कारखाना। टकसाल क्या है? सिक्के ढालने का कारखाना। टकसाल क्या है? तो सिक्के ढालने का कारखाना। ठीक है, टकसाल क्या है? तो सिक्के ढालने का कारखाना है। तो कह रहे कि मौर्यकालीन यानी मौर्य काल में टकसाल का यानी सिक्के ढालने का कारखाना का। ठीक है, अब मतलब आप क्या कीजिए कि ये जो मौर्य कालीन है, तो मौर्य कालीन के ऊपर ये वाला पुट कीजिए कि मौर्य काल में। ठीक है, यानी जब मौर्य शासन था, तो मौर्य काल में सिक्के ढालने के कारखाना का प्रधान, प्रधान मतलब होता है मेन, मुख्य। ठीक है ना, क्या होता है? मुख्य कौन था? तो होता क्या था, तो एक चीज आपको हम बता देते हैं कि उस समय जो है ना, वह एक लक्षणाध्यक्ष था। कौन था? लक्षणा, सॉरी, इसको आप नोट कर ही लीजिएगा। ठीक है, लक्षणा, लक्षणा, फिर यहाँ पे लक्षणाध्यक्ष। कौन? लक्षणाध्यक्ष। तो लक्षणाध्यक्ष क्या होता था? तो एक उच्च अधिकारी होता था। क्या होता था? उच्च अधिकारी होता था, उच्च अधिकारी होता था। ठीक है, तो लक्षणाध्यक्ष किसको कहा गया? तो उच्च अधिकारी को कहा गया। किसको कहा गया? उच्च अधिकारी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये लक्षणाध्यक्ष कौन होते थे? तो लक्षणाध्यक्ष कौन होते थे? तो याद रखिएगा कि जो मौर्य काल में जहाँ पे सिक्का ढाला जाता था ना, उसी का वह प्रमुख होते थे। कौन? लक्षणाध्यक्ष। मतलब यह जो अधिकारियों की नियुक्ति अधिकारी थे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम की, ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। यानी ये क्या थे? तो अधिकारी ना थे। तो वैसे ही आप याद रखिएगा कि मौर्य कालीन, मौर्य काल में जहाँ पे सिक्के डाले जाता था, उसके प्रमुख कौन होते थे? तो लक्षणाध्यक्ष। कौन होते थे? लक्षणाध्यक्ष होते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखो, अभी तक हम लोग दो तीन वंश देखे हैं, मौर्य वंश, उसके बाद से हर्यक वंश, अभी मिला गुप्त वंश। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मौर्य वंश के बारे में, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। हर्यक वंश के कौन थे? तो बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। गुप्त वंश के कौन थे? तो श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद जो है ना, उसके बाद से चंद्रगुप्त प्रथम, ऐसे करके फिर समुद्रगुप्त। ठीक है, इसके बाद से कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम। फिर इनके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। फिर समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अब चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है वह तो सर अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त की तुलना हम लोग नेपोलियन से करते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख जो प्रयाग प्रशस्ति में है, प्रयाग प्रशस्ति में है। उसके बाद से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है वह याद रखिएगा 9 रत्न रहते थे। कितना? 9 रत्न रहते थे, जिसमें कालिदास थे। कौन थे? कालिदास भी थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। चलिए, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे। तो इतिहास का 5 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो देखो मतलब ये क्या थे? जयप्रकाश नारायण जी थे, वो गरीब घर का लड़का थे, गरीब घर का लड़का थे। जयप्रकाश जो मतलब नारायण है, वह गरीब घर का लड़का थे।
तो ये जो है ना, जब 9वीं कक्षा में, यानी जब ये हाई स्कूल में थे, कहाँ हाई स्कूल में, जब ये हाई स्कूल में थे यानी हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय स्वामी सत्यदेव, किसकी, स्वामी सत्यदेव, किसकी, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुने थे। मतलब इनके स्कूल में आए होंगे भाषण देने, ठीक है। तो स्वामी सत्यदेव की भाषण सुने थे, तो इन्होंने सुना कि गरीब घर का लड़का अमेरिका मजदूरी करके पढ़ाई कर सकता है, मजदूरी करके पढ़ाई कर सकता है। इसलिए 1922 में यह शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जाते हैं। कहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ठीक है। तो बताइए, इनडायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, जब हाई स्कूल में थे तो किसका भाषण सुने थे, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुने थे। तो स्वामी सत्यदेव, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव। अगला क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे इंडियन एक्सप्रेस तो इंडियन एक्सप्रेस का मालिक का नाम क्या था, तो इंडियन एक्सप्रेस का मालिक का नाम हम लोग क्या पढ़े थे, रामनाथ जी गोयनका। क्या पढ़े थे, रामनाथ जी गोयनका। क्या पढ़े थे, रामनाथ जी गोयनका। रामनाथ जी गोयनका। लेकिन अभी क्या पूछा जा रहा है, तो फ्री प्रेस। क्या पूछा जा रहा है, फ्री प्रेस के मालिक। तो इंडियन एक्सप्रेस के कहा था तो रामनाथ जी गोयनका, लेकिन फ्री प्रेस का मालिक का नाम था सदानंद जी। क्या नाम था, सदानंद जी, ठीक है। क्या नाम था, सदानंद जी, ठीक है। इस सदानंद जी जो है ना, वो उमाशंकर दीक्षित को, किसको, उमाशंकर दीक्षित, यानी दीक्षित जी को जो है, दीक्षित को वो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहे थे। क्या कहे थे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ से। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो सदानंद जी। कौन थे, सदानंद जी, ठीक है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, सदानंद जी थे, ठीक है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो उमाशंकर दीक्षित को। किसने कहा था, तो यही सदानंद जी ने कहा था। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है, किसने कहा था नहीं, किसे कहा जाता है, तो उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर 1। वही पूछे किसने कहा है, किसने कहा, यानी उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसने कहा, तब जो है आप याद रखिएगा, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे फ्री प्रेस के मालिक, फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी। किसने, सदानंद जी ने। चौथा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से दी, यानी वह आईएससी, चूंकि यह साइंस का विद्यार्थी थे। विद्यार्थी किस विषय के थे, वो साइंस का विद्यार्थी, ठीक है, साइंस का विद्यार्थी रह चुके थे, ठीक है। तो आईएससी की परीक्षा जो इन्होंने कहाँ से दी थी, तो इन्होंने आईएससी की परीक्षा जो बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से, बिहार विद्यापीठ से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप याद रखिएगा, बिहार विद्यापीठ। चलिए, उसके बाद से अगला 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण। किसने, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कौन सा पाठ लिखे, तो संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, इस संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण है। क्या है, भाषण है। तो जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो 1974 में। किस साल, 1974 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 1974 में। तो हिंदी का आपका 5 क्वेश्चन ये रहा। अभी हम लोग भूगोल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। भूगोल का क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो कोलकाता नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो कोलकाता
तो कोलकाता जो है वो याद रखिएगा यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? हुगली नदी। आगरा जो है, आगरा जो है वह यमुना नदी, यमुना नदी के तट पर। पटना गंगा नदी। ठीक है, तो इसको याद रखिए। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? हुगली नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राज्य, अच्छा इसमें एक दो और क्वेश्चन आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो ये आपका भोपाल हो जाएगा। भोपाल जो है नदी के तट पर स्थित नहीं है। कहे कि कौन सा नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तब आप कहिएगा आगरा, क्योंकि आगरा जो है ना, आगरा नदी तट पर है। किस तट पर है? नदी तट। तट मतलब क्या होता है? किनारा। क्या होता है? किनारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य चीन जो देश है, चीन देश की सीमा पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश? अरुणाचल प्रदेश जो है चीन की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन है, बुंदेलखंड प्रदेश में, ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या करे, बुंदेलखंड प्रदेश में जो है वो किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? ठीक है, बुंदेलखंड प्रदेश में, ठीक है, किस प्रकार की बस्ती जो वो पाई जाती है? तो बुंदेलखंड, अच्छा आपको पता है ग्रामीण बस्ती को, किसको? ग्रामीण बस्ती को कितने वर्गों में रखा गया? तो ग्रामीण बस्ती को जो है 4 वर्गों में रखा गया। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि इसमें 4 गो बस्ती पहले कौन कौन होता है? तो एक आपका गुच्छित होता है। कौन होता है? गुच्छित होता है। फिर अर्धगुच्छित, फिर उसके बाद से फलीकृत, और उसके बाद से क्या होता है? परिच्छेद होता है। क्या होता है? परिच्छेद होता है। तो 4 गो ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। तो यह पूछा जाए कि बुंदेलखंड जो प्रदेश है, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की जो है वो बस्ती पाई जाती है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो गुच्छित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुच्छित हो जाएगा कि बुंदेलखंड में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, तो आप कहिएगा गुच्छित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा गुच्छित बस्ती। कौन सी? गुच्छित बस्ती। चौथा नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य पे? अच्छा आपको बताए थे ऊटी पर्यटक केंद्र किस पर्वत पर है? किस पर्वत पर है? तो ऊटी पर्यटक केंद्र जो है वो नीलगिरी की पर्वत, कौन सा? नीलगिरी पर्वत पर है। तो नीलगिरी की जो पर्वत है वो किस पे? तो नील बताए थे, नील से मील हो जाएगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। किसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। पांचवा है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है। कहाँ है? गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। ठीक है, उसके बाद से 1-2 पॉइंट और आप याद रखिएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। दिसपुर जो है असम की राजधानी, किसकी? असम। इम्फाल जो है मणिपुर, किसकी? मणिपुर की राजधानी है। शिलांग जो है, ठीक है, तो ये जो है वो सब क्या है? वो किसी न किसी राज्य की राजधानी है। ठीक है, तो गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है। चलिए राजनीति विज्ञान का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, आज का हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था।
तो कहाँ हुआ था? तो यूगोस्लाविया में। कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था। तो अगर शहर कहा था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो आपको आता है बेलग्रेड। किस शहर में? बेलग्रेड शहर में। किस शहर में? बेलग्रेड शहर में। कब हुआ था? तो आप कहते 1861 में। कितने सदस्य भाग लिए थे? तो 25 सदस्य देश भाग लिए थे। उसके बाद से है कि अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो आप कहते टिट्टो साहब थे। कौन थे? टिट्टो। ठीक है, तो ये सभी जो है वो याद रखिएगा। तो टिट्टो जो थे वो यूगोस्लाविया से थे। कहाँ से थे? यूगोस्लाविया से इनका संबंध था। अच्छा, नई दिल्ली में इसका सम्मेलन कब हुआ था? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसका सम्मेलन 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ठीक है, और भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में, भारत का प्रतिनिधित्व नेहरू जी ने यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको बताएं कि नई दिल्ली में 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ये जो हुआ था कब हुआ था? 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। उसके बाद से 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अजरबैजान में। कहाँ? अजरबैजान में। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन पूछ दे कि 18वां सम्मेलन तो हो गया अजरबैजान 18वां। तो कहाँ हुआ था? अजरबैजान में हुआ था। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला सम्मेलन गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? याद रखिए, पहला सम्मेलन बेलग्रेड में। कहाँ? बेलग्रेड में। अगर देश का नाम कहेगा तो यूगोस्लाविया। कौन सा? यूगोस्लाविया। कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। 25 देश भाग लिए थे और जो टिट्टो जो थे वो क्या थे? अध्यक्ष थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सच्ची गुट निरपेक्षता, यहाँ पे बता रहेगा कि विदेश नीति का समर्थन किसने दिया था? तो पंडित नेहरू ने। किसने? पंडित नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पंडित नेहरू ने। चौथा क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता किसमें निहित है? तो आप याद रखिएगा सदस्य राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में कब आया था? तो आपको बताए थे 1961। कब? 1961 में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या अस्तित्व में आता है? कहाँ अस्तित्व में आता है? 1961 में। चलिए, पॉलिटिकल साइंस हो गया। अभी हम लोग संस्कृत का 4 क्वेश्चन को हम लोग अध्ययन करेंगे 5। सबसे पहले अच प्रत्याहार। तो आपको हम बताए थे अच प्रत्याहार किसको कहते हैं? हम लोग स्वर को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वर को कहते हैं। तो अच प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है? 13। अगर नहीं देगा तो महसूर सूत्र के हिसाब से कितना? 9। या तो 13 देगा, नहीं तो 9 देगा। ठीक है, तो अच प्रत्याहार यानी स्वर की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 13 ऑप्शन नहीं दिया तो क्या दिया? 9 दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9। ठीक है, और हिंदी में जो है ना, हिंदी में जो आपका 11 होता है। क्या होता है? 11। इसमें जो होता है ना, एक आपका जो बड़ी री होता है और एक री होता है, जो बढ़ जाता है। ठीक है, अब इस जो अच प्रत्यय यानी स्वर है, इसको 2 वर्ग में रखते हैं हम लोग। एक जो है वह हर्ष और स्वर होता है, हर्ष और स्वर। दूसरा जो है दीर्घ स्वर होता है। तो हर्ष और स्वर की संख्या 5 हो जाता है, दीर्घ की संख्या कितना? 8 हो जाता है। हल प्रत्याहार की संख्या, ठीक है, यहाँ पे संख्या, ठीक है, संख्या। तो हल प्रत्याहार कहने का मतलब क्या? व्यंजन। तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन की संख्या 33। यानी अच को हम लोग क्या कहते हैं? अच को हम लोग स्वर कहते हैं। तो स्वर की संख्या 13। उसके बाद से हल को हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, तो ये जो है वो आप याद रखिएगा। स्वर जो वो 2 प्रकार के, एक हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ। हर्ष स्वर की संख्या हर्ष स्वर की संख्या तो आप कहिएगा 5। कितनी? 5। कितनी? 5। दीर्घ स्वर की संख्या 8। कितने? 8। हिंदी में कम होता है, एक ही कम होता है। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई, आपको बताए थे कि सबसे छोटी इकाई को
सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। चलिए उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। संस्कृत में दीर्घ स्वर की संख्या, आपको बताया ना कि स्वर को हम लोग अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। अब ये जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब कौन कौन? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो जो एक होता है वो ह्रस्व होता है। कौन सा? ह्रस्व। दूसरा जो वो दीर्घ होता है। तीसरा जो है वो आपका प्लुत होता है। क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। दीर्घ की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। प्लुत स्वर की संख्या नहीं होता, बस एक उच्चारण होता है, ऐसे 3 की आकृति का होता है, जैसे में हम लोग ओम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम दे देते हैं, इसी को कहते हैं। अच्छा, अब ये आखिर होता कौन कौन है? तो होता कौन कौन है इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ह्रस्व स्वर कौन कौन होते हैं? तो अ, इसमें आ जाएगा आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, वी, और इधर जाएगा बड़ी री। उसके बाद से ली, इधर जाएगा ए, ओ, ओ। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। 5 जो संख्या इधर है और इधर जो आपका 8 संख्या है। चलिए, तो संस्कृत में दीर्घ स्वर की संख्या, तो अभी हम लोग दीर्घ स्वर देखें तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। तो 8 जो है ऑप्शन में आप देखकर उसको टिक आउट कर लीजिएगा। 8 होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद से 5 नंबर क्वेश्चन। संस्कृत में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, कौन कौन? तो अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, लिरी। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन सा? ह्रस्व स्वर होते हैं। चलिए उसके बाद से अभी हम लोग होम साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद किए कराए थे कल भी, ए, बी, सी, डी, के, आयोडीन। ठीक है, सूर्य की प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। विटामिन ए से जो है कौन सा? तो रतौंधी। कौन सा? रतौंधी। विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस। विटामिन के की कमी से तो रक्त का थक्का न जमना। आयोडीन की कमी से गेघा रोग। सूर्य के प्रकाश से तो अस्थियों अस्थियों का मुड़ जाना। अस्थियों का मुड़ जाना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्षय रोग से बचने के लिए, यानी क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कौन सा? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जन्म के समय, जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये भी हो जाएगा बीसीजी का टीका। कौन सा? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। 48 घंटा के अंदर, 48 घंटों के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? तभी आप कहिएगा बीसीजी का टीका। किसका? बीसीजी का टीका। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोषणहीनता से संबंधित रोग है?
तो एनीमिया जो है ना वो पोषणहीनता से संबंधित रोग है, एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एनीमिया। क्षय रोग यानी टीबी के लक्षण क्या है? तो आपको बताए थे क्षय रोग के लिए हम लोग एक बीसीजी का टीका लगाते हैं। किसका? बीसीजी का टीका लगाते हैं जन्म के समय 48 घंटे के अंदर। तो क्षय रोग के लक्षण क्या है? तो लगातार सूखी खांसी का होना, 90 से 100 डिग्री सेल्सियस छाती में दर्द, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटों के अंदर कौन सा टीका लगाया था? तो बीसीजी का टीका। तो डीपीटी का टीका जो है ना वो कुकर खांसी के लिए लगाया जाता है। किसके लिए? कुकर खांसी के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो होम साइंस का ये क्वेश्चन जो है 5 आज का कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डैश डाइड यानी कौन मरे ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी ट्यूबरकुलोसिस के कारण कौन मरे? तो याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो है वो कौन मरे थे? तो जॉन कीट्स मरे थे 26 वर्ष के उम्र में। ठीक है, और एक और जो थे आपका रूपर्ट ब्रूक। कौन? रूपर्ट ब्रूक। या सेप्टिसिमिया। कौन सा? सेप्टिसिमिया बीमारी के कारण मरे थे। अगर यहाँ पे दे दे कि डैश डाइड ऑफ सेप्टिसिमिया, ठीक है, तो कौन जब सेप्टिसिमिया के कारण मरे थे? तो रूपर्ट ब्रूक। कौन? रूपर्ट ब्रूक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, मेलो स्पेलिंग देख लीजिएगा, मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाई, यानी सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाई, किसने लिखा है? ठीक है, तो यार जॉन कीट्स ने। किसने? जॉन कीट्स ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ट्रीज शेड देयर लिव्स इन डैश, यानी कह रहा है कि जो ट्रीज है यानी जो पौधे हैं, यानी पेड़ पौधे जो है वह अपने पत्ते को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? गिरा देते हैं। किस सीजन में? ठीक है, तो ऑटम सीजन में। किस सीजन में? ऑटम सीजन में। ठीक है, अपने पत्ते को जब वो ऑटम सीजन में गिरा देते हैं। कौन सा? ऑटम सीजन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद से चौथा नंबर क्वेश्चन, ऑड टू ऑटम इज डैश। ऑड टू ऑटम क्या है? एक ऑड है यानी एक प्रस्तुति है। क्या है? एक प्रस्तुति है, नाम ही है ऑड टू ऑटम, तो ऑड है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ट्विटरिंग इन द स्काई। स्काई मतलब होता है आकाश। ठीक है, स्काई में जब कौन जब चहचहा रहे हैं? तो स्वेलो। कौन सा? स्वेलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वेलो। ठीक है, तो ये आपका स्वेलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आज का पार्ट जो है वो हम लोग पार्ट 14 कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं हम लोग फिर